हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। आज देखिए हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख लेना। देखिए इसमें देखेंगे हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं तो वो पृथ्वी जो है एक जैसी नहीं है। हर जगह अलग अलग स्थल आकृतियाँ बनती हैं। कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल बेसिक है ये, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। आपने इनमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। देखिए पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो अंदर आपने पढ़ा होगा कि अंदर जो है मैग्मा की तरफ पिघली हुई है पृथ्वी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा दबाव से और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और अंदर से पृथ्वी जो है पिघली हुई है। उसमें हमेशा गति होती रहती है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर रोटेट होती रहती है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है, तो उसमें गतियाँ चलती रहती हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है नीचे। देखिए पृथ्वी जो बनी हुई है बहुत सारी प्लेटों से बनी हुई है और ये प्लेटें आपस में गति करती रहती हैं। कोई इधर जाती रहती है, कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे। तो इस तरीके से तभी ये प्लेटों के कारण ही भूकंप आता है और ज्वालामुखी फटती है। जब ज्वालामुखी फटती है तो बहुत सारा लावा ऊपर बन जाता है, जिससे पठार और पहाड़ियाँ बन जाती हैं। देखिए ये पर्वत श्रृंखला है। ये आप देखेंगे ये पर्वत श्रृंखला है। जब बहुत सारे पर्वत एक लाइन में होते हैं तो ये पर्वत श्रृंखला बन जाती है। ये देखिए पर्वत हैं ये, और ये समुद्र से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए ये देखिए ये पठार है। ये ऊपर से समतल होता है, जैसे पर्वत की चोटी होती है ये समतल होता है पठार। और ये झील है जो चारों ओर से स्थल से घिरी होती है। ये नदी आ रही है, देखिए नदी जो अपने नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कर रही है, ये डेल्टा है। डेल्टा किसे कहते हैं? देखिए नदी जो है कई भागों में बढ़ जाती है। जब समुद्र में मिलती है तो इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है और कई भागों में बढ़ जाती है, और ये इस तरीके का डेल्टा का निर्माण करती है, त्रिकोण, इसी को डेल्टा कहते हैं। और बीच में देखिए ये बीच में जो स्थल बसता है छोटे छोटे, जिससे इधर उधर हो जाती है नदी, तो इनको वितरिका बोलते हैं, वितरिका। और मेन नदी में जो दूसरी नदी आकर मिलती है उसको सहायक नदी बोलते हैं। ये देखिए पूरा समतल है, ये एक मैदान है, इसको मैदान बोलेंगे। देखिए ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो हमारे इंडिया का दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीप है। क्यों कहते हैं प्रायद्वीप? क्योंकि तीनों तरफ से ये समुद्र या पानी से घिरा होता है। देखिए इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, एक तरफ से ये सिर्फ स्थल से जुड़ा होता है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अब देखिए स्थल संधि। स्थल संधि क्या होता है? दो स्थलों को मिलाने वाली। ये एक स्थल है, ये एक स्थल है, बीच में ये हल्का सा स्थल है, ये स्थल संधि होती है। ये देखिए ये समुद्र तट है, ये तटीय मैदान बोलते हैं। अब देखिए जल संधि। जल संधि क्या होती है? ये देखिए कोई द्वीप है और जहाँ दो स्थल खंड अलग होते हैं और दो समुद्र मिलते हैं, एक इधर वाला समुद्र और इधर वाला, दो समुद्र जहाँ मिलते हैं उनको जल संधि बोलते हैं। और ये देखिए पहाड़ी है। पहाड़ से या पर्वतों से थोड़ी छोटी पहाड़ी होती है। और देखिए दो पर्वत श्रृंखला या पर्वतों के बीच में जो जगह होती है उसको घाटी कहते हैं। ये घाटी है, ये देखिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इन सब के बारे में हम। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। देखिए स्थल जो है बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं।
पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ये देखिए अपर्दन किसे कहते हैं, जब पृथ्वी पर बारिश होती है या हवा चलती है तो पृथ्वी टूट कर घिसती रहती है, उसी को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। देखिए हवा चलती है जब, तो धूल उड़ उड़ कर जहाँ एक इकट्ठी होती है उससे निर्माण हो जाता है, तो उसको निक्षेपण कहते हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, देखिए किसके कारण होती हैं, ये अपर्दन और निक्षेपण किसके कारण होता है, तो ये बहते हुए जल के कारण, वायु के कारण तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर और ढाल के आधार पर। तो देखिए पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा जहाँ बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, वहाँ बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, वो जमी रहती हैं उसमें, जिनको हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो देखिए पर्वतों पर जो निवास करते हैं लोग, वो उनका जीवन जो होता है बहुत कठिन होता है, क्योंकि ढालू ज़मीन होती है, खेती भी नहीं कर सकते और घर बनाना भी मुश्किल होता है। और आप देखेंगे कि ये देखिए ये चित्र दिया है, ये चित्र दिया है, इसको क्या ये एक भूपर्पटी है और ये वलित पर्वत है। ये वलित पर्वत होता है ऐसे, ये वाला ढाल, इसको वलित पर्वत कहते हैं। और समुद्र के अंदर भी देखिए, समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो पानी के भीतर होते हैं। आगे देखते हैं। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। तो पर्वत जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए हिमालय जो हमारे भारत का भाग है, आल्प्स ये कहाँ है, ये यूरोप में है, और एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका में है। हिमालय कहाँ है, एशिया में, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में। की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, इनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अभी हमने देखा था वलित पर्वत क्या होता है, जो मोड़दार पर्वत होता है इसको वलित पर्वत कहते हैं। देखिए हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये भारत की अरावली है। कहाँ है ये, ज़्यादातर राजस्थान में है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। तो देखिए जब बहुत साल हो जाते हैं, मतलब करोड़ों वर्ष, तो इस पर बारिश होती रहती है और ये घिसती रहती है, और घिसते घिसते ये इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। किसकी, जो अरावली पर्वतमाला है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूरोल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। देखिए अमेरिका का कौन सा, अमेरिका का है अपलेशियन पर्वत और रूस का है यूरोल पर्वत। ये गोल गोल दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जैसे हमारी अरावली है उससे थोड़े कम पुराने हैं।
जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हास्ट तथा नीचे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश या ग्रोबन कहा जाता है। देखिए ये आप देखेंगे, ये देखिए ये सतह ऊपर उठ गई है और ये सतह नीचे धंस गई है। तो ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? उत्खंड, भ्रंश, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? ये द्रोणिका, भ्रंश है। और ये हमारा कौन सा पर्वत बन गया है? ये भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं इसको। आगे देखिए, यूरोप की राइन नदी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। कौन से? यूरोप में है राइन घाटी और तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। आप इन सबको मैप में देखेंगे कहाँ पर है ये, एटलस में ढूंढना इनको। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों की और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी की क्रिया होती है तब। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किलिमंजारो कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है, और फ्यूजियामा कहाँ पर है, तो ये जापान में है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों से देखिए हमें जल भी मिलता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पानी से जो बिजली बनाई जाती है के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो हमारे औषधि के काम आते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां खेल खेले जाते हैं? तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ खेले जा सकते हैं। ये देखिए ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए जब इधर दिखा रखा है, जब देखिए बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है तो अंदर का मैग्मा फूट कर देखिए सतह में से बाहर निकल आता है। यहाँ से देखिए मैग्मा है ये, और यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। तो ये देखिए ये जो निकलता है बाहर को, जब नीचे को आता है ये मैग्मा निकलकर, इसमें बहुत सारा लिक्विड निकलता है और राख निकलती है, भाप भी निकलती है, और इसमें कई गैसें भी निकलती हैं। तो किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ये चट्टानें देख रहे हैं आप, ये पिघलती हुई, इनको लावा कहेंगे। अब देखिए लावा जो है बहुत कई सालों में जब ठंडा होकर टूट जाता है या ठंडा हो जाता है, उसकी चट्टानें बन जाती हैं। तो देखिए ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। तो ये देखिए एक ज्वालामुखी शंकु बन जाता है, यही पहाड़ का रूप ले लेता है या पर्वत का। तो ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त, ये दिख नहीं रहा है क्या लिखा है। तो ये देखिए पर्वत का निर्माण हो गया है, और ये लावा बम है, छोटे छोटे लावा बम। देखिए इसी से क्या होता है, इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब ये लावा ठंडा हो जाता है और छोटा छोटा टूट जाता है बाद में, बहुत सालों बाद, तो इसी से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। देखिए पठार जो होते हैं थोड़ी सी उठी हुई होती है, लेकिन ऊपर से सपाट होती है, मतलब कि समतल होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं।
पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार सुना होगा आपने, महाराष्ट्र साइड। पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ये आप देखेंगे अफ्रीका में कहाँ पर है ये तीनों देश, एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए इम्पोर्टेंट है ये। तिब्बत कहाँ है? चाइना में है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। आप ये देखेंगे, ये देखिए पठार है, ये देखिए पठार है, देखिए ऊपर से समतल है ये, और यहाँ से देखिए इतना ऊंचा है ये देखिए यहाँ से इतना ऊंचा है और ऊपर से समतल है, इसको बोलते हैं पठार। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से नीचे गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित कौन सा जलप्रपात है ये? हुंडरू जलप्रपात। तो पूछ लिया जाता है हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा पर है। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात, तो पूछ लिया जाता है जोग जलप्रपात या गरसोप्पा भी बोलते हैं इसको, कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। देखिए लावा जो पठार होता है, जो ज्वालामुखी के द्वारा बनता है, उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक स्थल होते हैं ये, बहुत सुंदर दिखते हैं, रमणीय दिखते हैं, इसलिए ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देखिए ये पठार है और जब समतल से नदी आती हुई नीचे गिरती है ऐसे, तो ये एक झरना या जलप्रपात बन जाता है। आगे देखते हैं मैदानों के बारे में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। देखिए नदियाँ हमेशा ढाल में बहती है, जहाँ उसे नीचे से नीची जगह मिलती है वहाँ पर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। अपर्दन मतलब नदियों के द्वारा जो बहता हुआ जल होता है वो अपने साथ मिट्टी ले जाती रहती है चट्टानों से काट काट कर। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। इन्हें साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू या सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। देखिए जो नदियाँ होती हैं पहाड़ों से आती हैं और अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ चीज़ें बहाकर लेकर आती हैं, इसीलिए इनसे जब मैदानों का निर्माण होता है तो ये मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं कृषि के लिए। तो सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है कहाँ? मैदानों में। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कौन सा मैदान भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है? तो गंगा के मैदान में।
गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है ये, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्थल रूप एवं लोग, तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। देखिए, जैसा स्थल होता है उसी तरीके से लोग वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें, ये देखिए एक मैदान है, इसमें देखिए मैदान में आसानी से फसल उगाई जा सकती है। मैदान में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। तो देखिए, उपजाऊ भूमि जो बेकार हो जाती है अगर हम उस पर मकान बना लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो हमें नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, जो कि उन्हें गंदा कर देता है, पानी को गंदा कर देता है अगर हम उसमें कूड़ा फेंकते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रहें। देखिए, हमारा जीवन तो गुजर जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है हम उन्हें क्या देंगे, हमें खुद सोचना चाहिए। इसीलिए हमें देखिए स्वच्छ भारत मिशन इसलिए चलाया गया था कि हम अपनी पृथ्वी को स्वस्थ बना सकें। देखिए, एक प्रदूषित नदी है, इसमें कितना सारा कचरा बना रखा है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब से शुरुआत हुई थी इसकी? तो ये 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। इसकी गांधी जयंती से मोदी जी ने स्टार्ट किया था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो देखिए, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और शरीर तब स्वस्थ रहेगा जब हम आसपास की चीज़ें को स्वस्थ रखेंगे, जैसे जल, वायु, स्वच्छ वातावरण। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को हम सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है और आपको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो बेसिक ही है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इम्पोर्टेंट है। वैसे तो फैक्ट इसमें से पूछ लिए जाते हैं कि ये पर्वत के कौन सा है, वलित पर्वत है, भ्रंशोत्य पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है, वो पर्वत आप याद रख लेंगे। और भी बहुत सारे पर्वत हैं। पर्वत पठारों, देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं आप अब आसानी से। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, किस प्रकार? तो पर्वत जो देखिए पठारों से थोड़े ऊंचे होते हैं, तो ऊंचाई के। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो ये पर्वतों पर पाई जाती है। जो बर्फ़ की बनी नदियाँ होती हैं उन्हीं को हिमानी कहते हैं। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो ये दक्कन का पठार हमारे भारत में ही स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो ये चाइना में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आल्प्स पर्वत है। एंडीज़ मैंने बताया था दक्षिणी अमेरिका में है, और रॉकीज़ कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है। ये दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज़। सबसे लंबी पर्वतमाला है ये एंडीज़ पर्वतमाला। तो आप आगे के क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।